नमस्कार दोस्तों, जमीन से उठे थे ख्वाब आसमानों को नापने के लिए। इसरो ने सिखा दिया हौसला कक्षा में नहीं इरादों में होते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो के बारे में, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले कई दशक से भारत को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाता, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, उसमें आई चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, जो साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किया था थ्रू आउट द प्रोसेस, उनके बारे में जाने। बात करेंगे इसरो की, जिन्होंने इसी वीक में एक सैटेलाइट को और लॉन्च किया जो बहुत ही हैवी सैटेलाइट थी, और इसको लॉन्च करने के साथ इंडिया एक और कदम आगे बढ़ गया स्पेस रिसर्च। तो शुरू करने जा रहे हैं शुरू से इसरो की कहानी। मेरे साथ आप देख रहे हैं FIR। ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां पर बजट नहीं था, जहां पर कुछ लिमिटेशंस थी, सिर्फ एक बात थी जहां उसे हासिल करना था, उस जगह पर जहां पर आज तक बहुत कम लोगों ने उसके बारे में रिसर्च किया है। बात है अवकाश की, और इसरो ने इसमें पहला कदम जो रखा, इट वाज इन 1960s में। इस दौरान देश के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो एजुकेशन था, चाहे वो एग्रीकल्चर था, चाहे वो डिफेंस सेक्टर था, चाहे वो हेल्थ सेक्टर था। इन सब के अंदर हमारा देश आजाद हुए कुछ साल हुए थे, और इसरो का जब जन्म होता है तो डेफिनेटली उनके पास एक फंडिंग की कमी थी, बट हौसले बुलंद थे, और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की कहानी जो आज हमें दुनिया के 3 इंपॉर्टेंट जो स्पेस प्रोग्राम्स है उन कंट्रीज जैसे USA, रशिया और चाइना के साथ, शायद मैं ये बोलूंगा हमें एक स्टेप उनके ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की रचना हुई। 1962 में इंस्कोपार एक एब्रिविएशन है, उसका गठन होता है, जिसका मेन उद्देश्य स्पेस रिसर्च के लिए था। हियर द स्पेस टेक्नोलॉजी वाज फॉर नेशन, नॉट टू शो द पावर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये एक देश को डेवलप करने के लिए था, ये कोई अपनी औकात, अपना ऐसा फैलाव जिससे किसी को इंटिमिडेट करना पड़े, उसके लिए नहीं था। इसरो के जो फाउंडर है उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, और उनका बहुत ही क्लियर मोटिव था कि हम वैसे जगह पर रिसर्च करें जहां हम नई चीजों के बारे में जाने, स्पेस प्रोग्राम के बारे में जाने, जहां से हम ऐसी चीजों को डेवलप करें आगे चलकर इंडिया को एजुकेशन और डिफेंस सिस्टम में भी काफी हेल्पफुल रहे। 1963 में इंडिया ने अपना पहला एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया, जगह थी तुम्बा, केरला में। सिग्निफिकेंट बात यह थी कि यहाँ पर जो भी रॉकेट के स्पेयर पार्ट्स थे वो साइंटिस्ट सब अपनी साइकिल पे लगा के आए थे, और जहां पर इसको असेंबल किया था, एक पुरानी चर्च की एक बिल्डिंग थी, वहां पर उसको असेंबल किया और वहां से उसको लॉन्च किया गया, और ये सक्सेसफुल लॉन्च रहा। और यहाँ से एक शुरुआत होती है इसरो की, जिसका मोटिव था, इसरो की जर्नी बहुत स्मूथ नहीं थी, उसके मेजर जो ड्रॉबैक्स थे उसमें से पहला था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो नहीं हो पा रहा था, कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा था, रेस्ट्रिक्शंस थे। इसरो के साइंटिस्ट थे, उनको खुद को ही अपना एक ब्रेन यूज करना था और जुगाड़ लगा के टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। इसके बाद एक दौर आता है 1990s में, जहां पे साइक्रोजेनिक रॉकेट्स के ऊपर एक सैंक्शंस लग गया। तो इंडिया को ये साइक्रोजेनिक जो रॉकेट्स है, जो आज भी रॉकेट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, वो इंडिया को मिलना बंद हो गया। यहाँ पर काफी बार लॉन्च फेलियर्स हुआ। सेकेंड जो चैलेंज आई थी, इट वॉज अ लॉन्च फेलियर्स इन PSLV एंड GSLV में। थर्ड, इंडिया का बजट जो था एलोकेट होता था, वो नासा के कंपैरिजन में बिल्कुल एक तिनके के बराबर था। तो जब आपके पास बजट ना हो, प्रॉब्लम्स आए, टेक्नोलॉजी आए, तो डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी। इसरो इंस्टीट्यूशन से बनता है, इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन कौन देता है? तो उनके हेड। मैं कुछ वैसे हेड्स के बारे में आज बात करने जा रहा हूं जिन्होंने इसरो का दिशा और दशा दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल दी। इनमें सबसे पहले नाम डेफिनेटली डॉक्टर विक्रम साराभाई का आता है। He was visionary and he was the founder, chairman of ISRO. सेकेंड नाम इसमें हम याद कर सकते हैं डॉक्टर सतीश धवन को। He was responsible for institution discipline जो फाउंड किया, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें हम डॉक्टर UN राव को याद कर सकते, जिन्होंने सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में लॉन्च किया, जैसे कि इनसैट, ISAR, वैसे सैटेलाइट्स को उन्होंने लॉन्च किया। फिर हम याद कर सकते हैं डॉक्टर G माधवन नायर को, इन्होंने लॉन्चिंग कैपेसिटीज को और बढ़ाया। इसके बाद हम याद कर सकते हैं डॉक्टर AS किरण कुमार, उन्होंने नेविगेशन ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। उसके बाद हम याद कर सकते हैं डॉक्टर K सिवन को, जिन्होंने चंद्रयान का एक अटेम्प्ट किया लॉन्च करने का, और हैवी सैटेलाइट्स को भी उन्होंने प्रोजेक्टाइल में रखा, तो ये उनका बहुत अहम योगदान था। इसके बाद हम याद कर सकते हैं डॉक्टर S सोमनाथ जी को, इन्होंने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया, और गगनयान को जो प्रोजेक्ट है उसको
काफी पुश किया। तो ये कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट है जिन्होंने इसरो को एक नई ऊंचाई पे ले जाने में बहुत मदद की। अब हम बात करने जा रहे हैं इसरो के कुछ ऐसे चंद माइलस्टोन्स जिन्होंने पूरी इसरो की एक इमेज थी उसको एक बहुत ही अपर ट्रेजेक्टरी में रख दिया। उसमें सबसे पहले आता है PSLV का लॉन्च। इससे बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसरो का वर्कहॉर्स है। ये वर्कहॉर्स इसलिए है बिकॉज इससे हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट आना शुरू हुई। इसका सेकंड एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था 2013 में, जो था मार्स ऑर्बिटल मिशन। इस मिशन में इंडिया ने ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जो मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च हुई। काफी किफायती थी, कॉस्ट इफेक्टिव रही एंड बहुत ज्यादा शोर शराबा किए बिना हमने एक और कदम आगे बढ़ाया अंतरिक्ष में। इसके बाद 2023 में चंद्रयान 3 का एक सॉफ्ट लैंडिंग होता है साउथ पोल ऑफ मून पे। ये बहुत ही बड़ा स्टेप रहा एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रफल्स अमंग द पावरफुल कंट्रीज। इंडिया ने ये काम कर दिखाया। जो सिर्फ चांद को अपने झंडे पे रखते थे उनके हाथ अपने मुंह में रह गए कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम सिर्फ चांद को उनके झंडे पे देखते रहे। इसके अलावा इसरो ने आदित्य 1 लॉन्च किया जिसका काम था सोलर ऑब्जर्वेटरी को बनाना और वहां से अर्थ और सन के बीच में जो इंटरेक्शन, मतलब इन टर्म्स ऑफ द रेडिएशन, इन टर्म्स ऑफ द बाकी उसकी जो इफेक्ट्स होती है उसको स्टडी करने का था, जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और अब बात करते हैं लेटेस्ट इसरो के अचीवमेंट की, जो 24 दिसंबर को उन्होंने हासिल किया श्रीहरिकोटा ऑब्जर्वेटरी से, दैट इज डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर जो ऑब्जर्वेटरी है, वहां से इसरो ने LVM-3S जो एक बाहुबली रॉकेट है उसको लॉन्च। और उसके जो बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर्स थे वो थे टू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का वेट 6100 किलो तक का था। इतना हैवी रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए और ये इसरो की हिस्ट्री का सबसे हैवी पेलोड लॉन्च था। ये सैटेलाइट डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट के लिए लॉन्च किया गया था जो दुनिया भर के स्मार्टफोन को एक कनेक्टिविटी दे सकता है। इस लॉन्च ने यह साबित कर दिया इसरो अब एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो एक ग्लोबल पावर हाउस फॉर द कम्युनिकेशन एंड द लॉन्चिंग के लिए तैयार हो चुका है। अब बात करने जा रहे हैं इसरो की कंपैरिजन, जो यूएसए की नासा है, जो रशिया की रोसकॉस्मोस है और चाइना की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन तीनों को उनकी हाइलाइट्स एक बार हम देख ले कि हर एक का अपना अपना रोल और कैसे वो फंक्शन करते हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूं। जो नासा है, इट इज नोन फॉर द ह्यूज पॉकेट्स जो चाहिए एक एक्सप्लोरेशन के लिए। वो उनकी जो साइंटिफिक और उनके जो साइंटिस्ट की एक टीम है वो भी बहुत बढ़िया एक तगड़ी है। और उनकी जो सिस्टम है, चाहे वो एक रिसर्च के लिए हो या लॉन्चिंग के लिए हो, मिशन के लिए हो, मून मिशन हो, इन सब के लिए वो परफेक्ट एक एग्जांपल है जो नासा बहुत सक्सेसफुली उसे हैंडल करता है। जो रशिया का रोसकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम है, उनकी जो फीचर्स है वो एक सोवियत लेगेसी जो छोड़ के गई है उसको कंटिन्यू कर रही है। बिकॉज बिफोर कोल्ड वॉर इट वाज सोवियत यूनियन जो था वो स्पेस प्रोग्राम को चला रहा था, जिसकी फुटप्रिंट आज भी रशियन स्पेस प्रोग्राम पे दिखती है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स जो होती है उनका R&D किया जाता है, उनको लॉन्च किया जाता है। तो स्पेस के अंदर जाने के लिए जो उनकी स्पेस फ्लाइट्स है उनका बहुत अच्छे से उनको बनाना, उनको लॉन्च करना, स्पेस मिशन के लिए साइंटिस्ट को भेजना, ये काफी स्ट्रांगली रशिया कर पा रहा है। बट उनकी एक प्रॉब्लम है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन रशिया की जो बजट है वो डेफिनेटली काफी कम हो गई है कंपेयर टू दैट ऑफ नासा। चाइना में जो उनका प्रोग्राम है इट्स कॉल्ड चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही फास्ट डेवलपिंग स्पेस प्रोग्राम है, उनकी फंडिंग बहुत ही जबरदस्त है, उनके जो मिशन है वो फास्ट कंप्लीट करते हैं, वो नासा को पूरी तरह से टक्कर देते हैं। और उनका एक स्पेस स्टेशन भी है जिसका नाम है टियानगोंग, जो उनकी एक स्पेस में ऑब्जर्वेटरी जो चाहिए जहां से वो रिसर्च कर पाए वो प्लेटफॉर्म उनको वो प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ थे रशिया, चाइना और यूएस के स्पेस प्रोग्राम्स के डिटेल्स। अब बात करने जा रहे हैं फ्यूचर के बारे में ऑफ इसरो कि इसरो को 2025 से आगे क्या रोड मैप लेके चल। तो उनका सबसे पहला जो चैलेंज है वो है गगनयान। गगनयान जो ह्यूमन को स्पेस में ले जाने का टारगेट है वो चल रहा है। हो सकता है आने वाले 2 साल में या 3 साल में एट द मोस्ट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड इंडिया विल बी द वन ऑफ द कंट्री जिन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकते हैं।